नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। मैं हूं दीपक डोभाल। आइए शुरू करते हैं आपकी खबर आपका फायदा। रक्तदान को यूं ही महादान नहीं कहा जाता। ब्लड डोनेट करने से न केवल किसी की जान बचाई जा सकती है, बल्कि ब्लड डोनेट करने से आपकी सेहत से जुड़ी तमाम दुश्वारियां भी दूर हो सकती हैं। बीपी और हार्ट से जुड़ी बीमारी के खतरे को भी कम किया जा सकता है। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि देश भर में 10 लाख लोगों पर 3 से भी कम ब्लड बैंक हैं। देश में कई जिले ऐसे हैं जहां एक भी ब्लड बैंक नहीं है। ऐसे में आज हम विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर इससे होने वाले लाभ की बात करेंगे। इसे लेकर लोगों का भ्रम दूर करने के साथ ही हम नेशनल ब्लड पॉलिसी पर भी करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। सड़क हादसे में अत्यधिक खून बह जाने से जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। घायल व्यक्ति को तत्काल खून की जरूरत होती है। कई बार मौके पर सेम ग्रुप का खून नहीं मिलने से घायल व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। ऐसे में सरकार और तमाम गैर सरकारी संस्थाएं लोगों से ब्लड डोनेशन की अपील करती हैं, ताकि किसी को मौके पर खून नहीं मिलने के चलते जान से हाथ न धोना पड़े। ऐसे में रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता बेहद जरूरी है। पहले तो ये भ्रम मन से हटा दें कि खून देने से कमजोरी आ जाती है। इसके फायदे सुनेंगे तो आप भी ब्लड डोनेट करने लगेंगे। ब्लड डोनेट करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, कैंसर के साथ हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और वजन पर नियंत्रण के साथ मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त रहती है। यानी ब्लड डोनेट करने से खुद की सेहत दुरुस्त रहती है। वहीं नियमित रक्तदान से हेमोक्रोमेटोसिस से बचाव संभव है। हेमोक्रोमेटोसिस वो बीमारी है जिससे बॉडी में आयरन अधिक इकट्ठा हो जाता है, जिससे हार्ट और लिवर को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि आप जो रक्तदान करते हैं उसका करीब 40% इस्तेमाल एनीमिया पीड़ित रोगियों के लिए होता है। इसके अलावा हेमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों में डोनेट ब्लड का 22.5% इस्तेमाल होता है। वहीं कम वजनी पैदा होने वाले बच्चों में करीब 13.5% और कैंसर रोगियों में करीब 12% डोनेट किए गए खून का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सच्चाई है कि देश में ब्लड बैंक की भारी कमी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 10 लाख की आबादी पर 3 से भी कम ब्लड बैंक मौजूद हैं। देश में करीब 30 जिलों में तो एक भी ब्लड बैंक नहीं है। इनमें से अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों के जिले हैं। राज्यों की बात करें तो ब्लड बैंक के मामले में बिहार की स्थिति सबसे बदतर है। यहाँ 10 लाख की आबादी पर ब्लड बैंक की उपलब्धता 1 से भी कम है। गुजरात, राजस्थान और असम में यह आंकड़ा 2.5 के करीब है। मध्य प्रदेश और ओडिशा में 10 लाख की आबादी पर महज 2 ब्लड बैंक मौजूद हैं। तो उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह आंकड़ा महज 1.25 पर बैठता है। ब्लड बैंक के मामले में दक्षिण के राज्यों की स्थिति बेहतर है। खासकर तेलंगाना में 10 लाख लोगों पर करीब 7 ब्लड बैंक हैं। वहीं केरल में यह आंकड़ा 6 के करीब है। पंजाब और हरियाणा में भी इस मामले में स्थिति अच्छी है। यहाँ यह आंकड़ा 5 के करीब बैठता है। उत्तराखंड और तमिलनाडु में आंकड़ा 4.5 के करीब है। देश में हर साल करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा यूनिट खून की जरूरत होती है, लेकिन ये जरूरत पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में कोई भी 18 साल से ऊपर का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, जिसका वजन 50 किलो होना चाहिए। नियमित पुरुष ब्लड डोनर 90 दिन के बाद दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जबकि महिलाओं के लिए यह समय अवधि 120 दिन की है। तो देर किस बात की, आप भी तैयार हो जाइए रक्तदान के लिए, क्योंकि रक्तदान महादान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे बीच में हैं। उनका परिचय करा दें आपसे। डॉक्टर विष्णु शर्मा हमारे साथ हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विष्णु आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर संगीता पाठक, एसोसिएट डायरेक्टर हैं ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन मैक्स हॉस्पिटल की। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर संगीता आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर गौतम भंसाली, देश के जाने माने फिजिशियन हैं और फिलहाल बॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। डॉक्टर गौतम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गौतम, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहा हूँ। हमने देखा कि ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में, लेकिन जब कोविड आया तो उस वक्त थोड़ा सा इसकी अहमियत का पता भी चला, ख़ास तौर से प्लाज्मा और इस तरह की जब ज़रूरतें पता चली। बाद में हालांकि उस पर सरकार ने और जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस पर अपनी बात भी रखी। लेकिन इस वक्त की स्थिति क्या है सर? जो रक्तदान को लेकर जो फीडबैक मिल रहा है, जो पार्टिसिपेशन है लोगों का,
क्या वो पर्याप्त है सर, जिस तरह से हमारे देश में ब्लड की आवश्यकता है? जी जी दीपक जी, पहली बात यह है कि कोविड के टाइम से उसके बाद से काफ़ी सारे एनजीओज इसमें एक्टिव हुए और उन्होंने ब्लड डोनेशन जैसी चीज़ों को, स्पेशली महावीर इंटरनेशनल जैसा एनजीओज प्लस और भी एनजीओज जो मैंने खुद ने भी देखा, मैं पार्टिसिपेट भी किया है, वो काफ़ी एक्टिव हुए और उन्होंने समझा कि ब्लड डोनेशन की कितनी अहमियत है। क्योंकि ब्लड डोनेशन में सिर्फ ब्लड के अलावा प्लाज्मा भी निकलता है, प्लेटलेट भी निकलता है, वो जो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प फ़ायदा करता है। स्पेशली जो ट्रॉमा पेशेंट होते हैं, जो रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पे जैसे एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है, चेक करने में मालूम पड़ता है हीमोग्लोबिन 2-4, और ऐसे में अगर टाइमली उनको उनके ग्रुप का अगर ब्लड मिल जाता है तो ऐसे पेशेंट्स की जान बचाई जाती है। नॉट ओनली दैट काइंड ऑफ केसेस, उसके अलावा भी पेशेंट जो सर्जिकल केसेस है, कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी जिसमें ब्लड लॉस होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। सो हमने ये देखा कि कोविड के टाइम और कोविड के बाद में लोगों को थोड़ी इसकी अहमियत पता लगी, काफ़ी एनजीओज एक्टिव हुए, काफ़ी तरफ से अपील की गई आपके मीडिया चैनल के माध्यम से, और आज की तारीख में पर्याप्त तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी हद तक लोग आगे से बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, जो एक अच्छा इंडिकेशन है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू भी, इमोशनल वेलबींग के हिसाब से भी, और लोगों की जो हेल्प करने के माध्यम से भी। इसीलिए रक्तदान को सबसे बड़ा दान कहा गया कि इससे बड़ा दान कहीं पर भी नहीं मिलता है, और एक ब्लड डोनेशन ही एक ऐसी जगह है, या एक ब्लड बैंक ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग ब्लड लेने से पहले कभी भी नहीं पूछते कि ये हिंदू का ब्लड है या मुस्लिम का ब्लड है या कोई जैन का ब्लड है या कोई इस्लाम का, किसी के बारे में कभी धर्म जाति पात वगैरह नहीं पूछी जाती है, क्योंकि ब्लड आपकी ज़िंदगी को बचाता है। इसलिए ब्लड डोनेशन को इसलिए सबसे बड़ा महादान कहा गया है। एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत मार्के की बात है कि जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उस पर जात पात धर्म नहीं देखा जाता। उस समय एक ज़रूरतमंद और एक रक्तदाता, बस यही दो कड़ी होती हैं जो जुड़ती हैं तो फिर ज़िंदगियां बच जाती हैं। डॉक्टर विष्णु, मैं थोड़ा सा बुनियादी चीज़ों पर आऊँगा। हालांकि इस बारे में जागरूकता काफ़ी फैली है, लेकिन अभी भी लोगों में एक झिझक हम देखते हैं जब हम बात करते हैं ब्लड डोनेशन की। अंदर से तो फील आता है बहुत सारे लोगों को कि हाँ मुझे भी करना चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत सारे मिथक चल रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मिथक जो आज भी दूर नहीं हो पाया है वो ये कि मैं रक्तदान करूंगा तो मेरे शरीर में खून ख़त्म हो जाएगा, मुझे चक्कर आने लगेंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा। इस पर क्या कहेंगे सर? जी, बहुत सारे मिथ्स अभी भी अवेलेबल हैं, बट अभी यूथ को बहुत सारा समझ में आ गया है। पहले ऐसा होता था कि जैसे ही पेशेंट को बोलो कि ब्लड अरेंज करना है तो सारे रिश्तेदार भाग जाते थे, लेकिन अभी स्थिति है वो एकदम चेंज हो गई है। पेशेंट हमारे पास जैसे ब्लड कैंसर वाले या और ब्लड डिसऑर्डर्स वाले एडमिट होते हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है, तो बहुत बार हमने देखा है कि कॉलेज स्टूडेंट्स जो पेशेंट के फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, कॉलेज गोइंग लोग स्पेशली, वो लोग आके पेशेंट के लिए डोनेट करके जाते हैं। और बहुत बार हमने देखा है कि बगल में जो पेशेंट है, जो रिलेटिव नहीं है, वैसे ही बाई स्टैंडर पेशेंट, उसके लिए भी डोनेट करके चले जाते हैं। कई बार तो हमें बोलना पड़ता है कि बस अभी हमें शायद अभी ज़रूरत नहीं है, आगे ज़रूरत होगी तो हम फ़ोन करके बुला लेंगे। तो ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है कि लोग जितना ज़रूरत है उतना डोनेट कर रहे हैं, बल्कि और लोगों के लिए भी आके डोनेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन कैंप्स जो अभी ब्लड बैंक्स लगवाते हैं उनमें भी जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वॉलंटरीली डोनेशन के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी स्थिति बहुत बेहतर है, लेकिन हाँ अभी भी हमें अवेयरनेस शुरू करने की ज़रूरत है। लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ब्लड डोनेशन है वो किसी की जान बचा सकता है बिना किसी आपको नुकसान पहुँचाए। तो ये समझाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट कहा कि जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग अपना ब्लड डोनेट करें। एक जो डॉक्टर संगीता, एक बात जो अक्सर मैंने उन लोगों में देखा है जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन झिझक जाते हैं, किसी मिथक के कारण नहीं बल्कि किसी डर के कारण, और शायद एक सोच बड़ी सकारात्मक है कि हो सकता है मुझे ब्लड प्रेशर हो सकता है मुझे डायबिटीज़ हो सकता है मेरी लाइफस्टाइल बड़ी सेडेंट्री हो, खान पान ठीक ना हो, एक्सरसाइज वगैरह मैं नहीं करता, मैं थोड़ा मोटा हूँ या मोटी हूँ, तो मैं डोनेट अगर किसी को ब्लड करती हूँ तो शायद ऐसा ना हो कि मेरी बीमारियाँ ट्रांसफ़र हो जाएं, तो क्यों किसी का बुरा करना, चलो मैं ब्लड डोनेशन नहीं करती हूँ या करता हूँ। ये जो है थोड़ा सा ये सामने वाले के प्रति एक भाव जो उमड़ता है कि मेरी बीमारियां कहीं ट्रांसफर ना हो जाएं, ये भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों में। तो इस पर आप क्या कहेंगी मैम?
जब आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने लिए भी डर लगता है और आपने जैसे कहा कि शायद मेरी बीमारियां ट्रांसमिट ना हो जाएं। तो जो ट्रांसमिट होती हैं बीमारियां और जो मीन्स बहुत कॉमन बीमारियां हैं जो ट्रांसमिट होती हैं, उनको हम हमेशा टेस्ट करते हैं। तो जो ये लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रांसमिट हो जाएगी बीमारी, तो स्पेशली मैं 5 बीमारियों के बारे में बताऊंगी जो मैंडेटरी टेस्टिंग है बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया। तो लाइक HIV है, मैंडेटरी टेस्टिंग होता है, और HBV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस C, सिफिलिस और मलेरिया। ये 5 टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, पर ये बिना मतलब टेस्ट उस टाइम नहीं होता है कि जब वो डोनेट कर रहा है, डोनेट करने के बाद होते हैं। पर अगर आप प्लेटलेट्स डोनेट कर रहे हैं तो प्लेटलेट्स में हम पहले ये टेस्ट करते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स पे हम पेशेंट जो डोनर है उसको हम मशीन के ऊपर लेते हैं। मशीन स्पेशलाइज्ड टेक्निक होता है फेरेसिस का और एक्सपेंसिव टेक्निक होता है, इसलिए उसमें हम टेस्टिंग पहले करेंगे और फिर उसके बाद हम पेशेंट को ब्लड देंगे। वो तो ये वाली जो मिथ ये भी है कि मेरा ट्रांसमिशन हो जाएगा किसी को, तो इसकी आप एक्चुअली फिक्र ना करें, क्योंकि एक ब्रीफ फिजिकल एग्जामिनेशन भी हम लोग करते हैं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चनर आपको भरने को देते हैं। ये मेरी गुजारिश है कि जो क्वेश्चनर देते हैं आपको भरने के लिए, वो थोड़ा आप ऑनेस्टली भरें, क्योंकि उसमें हर तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कोई जैसे क्रोनिक डिजीजेस तो नहीं है, किडनी की, लिवर की, लंग की, इस तरह के सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपके मीन्स हाई रिस्क बिहेवियर तो नहीं है आपका, तो हाई रिस्क बिहेवियर में जैसे आप डर रहे हैं कि किसी को मेरी बीमारी ना चली जाए, तो हाई रिस्क बिहेवियर का भी उसमें क्वेश्चन होता है कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स तो नहीं है आपके। मीन्स ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि HIV का डर होता है ऐसे लोगों में। तो आप बेफिक्र रहें कि आपकी बीमारी इस तरह से हम ट्रांसमिट किसी को नहीं होने देंगे। वो हम टेस्टिंग करते हैं और जो रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जिससे कि हम यूनिट मीन्स आपको एक्सक्लूड कर दें कि आप वेदर आप फिट हैं ब्लड देने के लिए या नहीं है। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी था इस मिथ को दूर करना, क्योंकि हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो इस सोच के साथ कि कहीं उनकी बीमारी कहीं दूसरी जगह ना चली जाए, इसको लेकर वो थोड़े से असहज हो जाते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। डॉक्टर बंसाली, एक और बड़ा मिथ जो अभी तक शायद ब्रेक नहीं हुआ है वो है जो शाकाहारी लोग हैं, वो कहते हैं कि साहब आयरन से जुड़ी हुई चीज़ है ब्लड में। अब जो शाकाहारी नहीं होते हैं सोच में ये आता है कि साहब हमारी तो आयरन वैसे ही नहीं होगा, फिर हम ब्लड और दे देंगे तो और कमी हो जाएगी। तो ये जो मिथ है सर कि शाकाहारी लोग अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, ये बिल्कुल भी गलत मिथ है कि शाकाहारी लोगों में आयरन की कमी होती है। यस, शाकाहारी लोगों में विटामिन B12 थोड़े डेफिशिएंट होते हैं, कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर नहीं होते हैं। बट शाकाहारी लोगों का भी, जैसे मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट हमारा हीमोग्लोबिन अच्छा है, हमारा आयरन लेवल भी अच्छा है। सो ये एक तरह का मिथ है। काफ़ी अलग अलग तरह के ब्लड डोनेशन को लेके मिथ है कि मेरा कोई बीमारी है, मेरी जो बीमारी अगर ब्लड डोनेशन किया और मेरा कोई बीमारी है तो वो सब लोगों को पता लग जाएगा कि मुझे क्या चीज़ की बीमारी है। तो ये अलग तरह के मिथ होते हैं। कभी भी किसी का भी ब्लड डोनेशन किया जाता है या ब्लड लिया जाता है तो उसका हमेशा चेक किया जाता है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि उनको हेपेटाइटिस B, C, HIV, वेस्ट नाइल वायरस, सिफिलिस, ट्रिपैनोसोमा, ये सब टेस्ट करने के बाद ही किसी को ब्लड दिया जाता है। और अगर किसी को अगर इसमें से कोई बीमारी निकलती है तो उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म किया जाता है, लेकिन उसकी प्राइवेसी मेंटेन रहती, बताया नहीं जाता कि इसको ये बीमारी निकला हुआ है। दूसरा, ब्लड डोनेशन कभी भी ऐसे नहीं किया जाता जैसे हिंदी पिक्चर में दिखाया जाता है कि इधर जिसको ब्लड की ज़रूरत है वो लेटा हुआ, इधर जो ब्लड दे रहा है यहाँ से ब्लड आ रहा है, उसके बॉडी में ब्लड जा रहा है। इस तरह का कभी हिंदी पिक्चर जैसा ब्लड डोनेशन का सिस्टम होता नहीं। बहुत ही पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रॉपर चेक होता है, उसके बाद दिया जाता है। और आयरन का कमी नहीं होता। आयरन शाकाहारी लोगों में उल्टा उनका ब्लड अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है, और वो ब्लड देने से दूसरे वालों को भी जिनको मिलता है उनका भी आयरन लेवल इंप्रूव होता है, कम कभी भी नहीं होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वगैरह रहती है, जो मल्टीपल अलग अलग टाइप के मिथ से ब्लड डोनेशन को लेकर के, लेकिन
वो मिस पहले ज़्यादा थे, अभी थोड़े मिस इसको लेके काफ़ी कम हुए। अभी जैसे बताया कि यंग पॉपुलेशन आगे से आ रही है ब्लड डोनेशन के लिए कि मुझे ब्लड डोनेट करना है। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं, काफ़ी ऐसे पॉलिटिशियन भी है जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में 200 बार, 300 बार, 70 बार, 50 बार ब्लड डोनेशन किया, जिनको एक तरह का शौक है, या जो चाहते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी मरीज की जान बच रही है या मेरी वजह से अगर किसी को फायदा हो सकता है बिना मेरे को नुकसान किए तो करना चाहिए। सो इसमें आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर आगे भी आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। ये रिचर्ड लोवर साहब ने जब रक्तदान के विज्ञान को जांच करने वाले पहले व्यक्ति थे, जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन किसे मालूम था कि आज हम देखते हैं कि जितने हमारे फैमिली ग्रुप्स बने हुए हैं उतने हमारे सब के मोबाइल में आई एम श्योर कि ब्लड डोनेशन ग्रुप ज़रूर होंगे। आपके आसपास के हॉस्पिटल से जुड़े हुए ग्रुप होंगे, वहाँ पर आप जैसे ही डालिए कि किसी व्यक्ति को किसी ब्लड ग्रुप की आवश्यकता है तो मैं देखता हूं कि तुरंत वहां पर लोग वॉलंटरीली आके अपने आप को आगे लाते हैं और कहते हैं कि हम ब्लड देने आएंगे। जागरूकता बढ़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पर्याप्त है, क्योंकि आज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड की आवश्यकता है ब्लड बैंक्स में भी, और ब्लड बैंक्स को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा मिथकों पर तो बात करेंगे, थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे भी बात करेंगे, और सोसाइटी एज अ समाज हमारी मानसिकता में कितना परिवर्तन आया है, थोड़ा इस पर भी चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर हम रक्तदान की अहमियत तो सब अब समझ रहे हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए कुछ छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी मिथक्स हैं, भ्रांतियां हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर विष्णु, एक बड़ा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है या लोग झिझकते भी हैं, और ये बड़ी तादाद है हमारे देश में, और वो है ब्लड प्रेशर की। हाई ब्लड प्रेशर वाले, लो ब्लड प्रेशर वाले, और साथ ही साथ मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ दूंगा, आजकल इर्रेगुलर हार्ट बीट वाले भी लोग आ रहे हैं। खास तौर से कोविड के बाद हमने देखा कि इर्रेगुलर हार्ट बीट वाले भी हैं, किसी की ज़्यादा हो जाती है और किसी की कम होती है। तो ब्लड प्रेशर और पल्स रेट का क्या ब्लड डोनेशन से कोई कनेक्शन है सर? कोई भी आदमी जो स्वस्थ है, जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जिसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, चाहे वो मेडिसिन से कंट्रोल्ड है, चाहे वो बिना मेडिसिन के कंट्रोल्ड है, और एकदम स्वस्थ आदमी है, वो ब्लड डोनेट कर सकता है। चाहे आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आप नहीं ले रहे हैं, यदि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो हार्ट बीट आपका, किसी का रेस्टिंग हार्ट रेट 60 हो सकता है, किसी का रेस्टिंग हार्ट रेट 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, तो जितना भी आपका हार्ट रेट है और कंफर्टेबल हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आप डोनेट कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ हार्ट रेट का कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है फिटनेस का, स्वस्थ रहने का। तो यदि स्वस्थ हैं, ब्लड प्रेशर ठीक है, चाहे मेडिसिन के चाहे बिना मेडिसिन के, तो आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप मेडिसिन लेके उसको नॉर्मल कर पा रहे हैं तो आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। यदि ब्लड प्रेशर ठीक है, बिना मेडिसिन के भी या विद मेडिसिन भी, तो आप डोनेट कर सकते हैं। ऑलराइट। डॉक्टर संगीता, महिलाओं से जुड़ी हुई कुछ जो सवाल आते हैं उनके, उसमें सबसे पहला तो आता है आपका मासिक धर्म, क्या उसका कोई कनेक्शन है? और दूसरा, लैक्टेशन का भी कई लोग पूछते हैं, जो माएँ हैं, बेबी रिसेंटली हुआ है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? मासिक धर्म और चाइल्ड बर्थ या मदर जो होती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? जी, सो ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशंस वी डू नॉट, मतलब हम लोग उस टाइम नहीं लेते हैं ब्लड, बट जैसे अगर किसी को 4 से 5 दिन का पूरा टाइम है तो 4th या 5th डे व्हेन मतलब उसका फ्लो बहुत कम हो जाता है तब हम ले लेते हैं, बट अदरवाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं लेते हैं। अच्छा, और दूसरा आपने पूछा लैक्टेशन के बारे में, तो ये रिसेंटली ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस हुए हैं, जो हम ब्लड जो क्राइटेरियाज हैं थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं। उसमें वन ऑफ द चेंजेस इज लैक्टेशन ऑल्सो, लैक्टेटिंग विमेन पहले तो विद इन मीन्स अब राइट नाउ टिल द एंटायर टाइम ऑफ लैक्टेशन, जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है तब तक वो ब्लड नहीं दे सकती है। ये अभी चेंज हुआ है, पहले दे सकती थी आफ्टर अ ईयर और सो, बट नाउ इट इज़ कि आप पूरे टाइम जब तक आप लैक्टेटिंग फीमेल है, बच्चे को दूध पिला रही हैं, तब तक आप नहीं दे सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान भी रखना है। देखिए, कुछ मिथक भी हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद
हम बहुत अति उत्साह में ब्लड डोनेट करने चले जाते हैं, लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना है कि किन किन परिस्थितियों में हमें ब्लड डोनेट नहीं करना है। वहाँ पर मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि हमारे मेहमान उस पर गौर फरमाएं और हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं। डॉक्टर भंसाली, एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो मैंने आजकल देखी है, और आप ज़रूर इसमें हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। हमने देखा है कि ब्लड डोनेशन में लोग बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि बस स्टेशंस पर बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में बहुत सारे एनजीओज बोलते हैं कि चलिए 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 चलिए, ये यहाँ पर ये बस टाइप का हमने बना दिया है, इसमें डोनेट कर दीजिए। कई बार हमने देखा कि कहीं पे भी बाजार के किसी कोने में जो है वो ब्लड डोनेशन कैंप लगा दिए जाते हैं, और वहाँ पर हाइजीन का कितना ख्याल रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, इस पर बहुत सारे सवाल आम लोग अक्सर पूछते भी हैं कि हम डोनेट करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या सही होगा ऐसे खुले में रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर ब्लड डोनेशन करना, या वो सेफ होता है सर? जी दीपक जी, ये इस तरह के मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें ब्लड डोनेशंस अलग अलग जगह पे कैंप लगाए जाते हैं। जहाँ पे लगा, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, फिल्म सिटी हो गया, अलग अलग जगह होती है जहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे क्राउड आ रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उन लोगों को अवेयरनेस फैले कि यस, ब्लड डोनेशन कोई चीज़ होती है, करना चाहिए। और हम लोग अभी घर जाते वक्त या घर से आते वक्त जो स्टेशन पे जाते वगैरह लोग हैं, वो डोनेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाते। इसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो भी ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कभी भी किया जाता है, उसके लिए हमेशा एक सेट प्रोटोकॉल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया, चेयर पे लेट गया, निडल लगा दिया, ब्लड ले लिया जाए, ऐसा कभी भी नहीं हो जाता है। कभी भी ब्लड डोनेशन किया जाता है तो उस पेशेंट का पहले ब्लड प्रेशर, पल्स, उसका वो सब चेक किया जाता है, उसका सब ये लोअर कंजक्टिवल एरिया देखा जाता है, कहीं हीमोग्लोबिन बहुत कम तो नहीं है, या पेशेंट से पास हिस्ट्री पूछी जाती है, पुरानी कोई बीमारी तो नहीं है। ये सब करने के बाद उसको वहाँ लेटा करके प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर के सारे, कि कहीं कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो, या ब्लड लेते वक्त भी और ब्लड जब आप निडल प्रिक करते हो तो उस वक्त भी इन्फेक्शन नहीं हो। वो सारे प्रोटोकॉल, सारे क्राइटेरिया, स्पेशल टेक्निक होती है, और टेक्नीशियंस वहाँ रहते हैं, उनके गाइडेंस में, प्लस डॉक्टर्स भी रहते हैं, उनके गाइडेंस में ही ब्लड लिया जाता है। ऐसे कभी भी ऐसा नहीं होता कि निडल डाल दिया, ब्लड निकाल दिया, थोड़ा बहुत निकल गया, जितना भी, वैसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से होते हैं। तो मेरी समझ से जहाँ पर भी ब्लड डोनेशन कैंप किए जाते हैं, वो ब्लड बैंक के टीम होती है पूरी, या रेड क्रॉस वालों की टीम होती है, वो जाती है, स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, वो ही करते हैं। हर कोई जाकर के ब्लड डोनेशन कैंप नहीं करता है। यस, जो एनजीओज होते हैं वो करवाते हैं, वो भी इन टीम को बुला करके ही करवाते हैं। सो मेरी समझ से ये पूरा हाइजेनिक होता है, सिस्टमेटिक होता है, कोई भी इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं होती है। वहाँ पे इनफैक्ट ये पास में जूस, लेमन जूस वगैरह भी रखते हैं कि अगर किसी को चक्कर आ गया तो इमीडिएटली कॉफी, जूस वगैरह पिलाया जाता है। सो मुझे लगता है कोई भी तकलीफ नहीं है, ब्लड डोनेशन में सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। और फॉर्चुनेटली हम एज अ जर्नलिस्ट भी देख रहे हैं कि कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन में नहीं आया है कि कोई फ्रॉड ब्लड कैंप डोनेशन लगा हुआ हो। ऐसा मेरी नज़र में तो कम से कम ऐसी खबर नहीं आई है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जिस तरह जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए जाते हैं, एक तो प्रॉपर टेक्नीशियंस की देखरेख में होते हैं, और प्रॉपर रेड क्रॉस वगैरह या जो दूसरी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनके निगरानी में ये तमाम ब्लड कैंप्स आयोजित किए जाते हैं। तो इसलिए आप इसमें घबराएं नहीं। एक और मिथक जो है, या एक जो सवाल है डॉक्टर विष्णु, वो है आज की यंग जनरेशन, शायद ही कोई ऐसा यंग जनरेशन का होगा लड़का या लड़की जो टैटू नहीं बनवा रहे हैं, या जो पियर्सिंग नहीं कर रहे हैं, अंग नहीं छिदवा रहे हैं। तो उनके लिए क्या कोई गाइडलाइंस हैं? और टैटू अभी रिसेंटली किसी ने बनवाया है 3 महीने के अंदर अंदर, तो उसको डोनेशन ब्लड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अदरवाइज तो किसी ने पहले बनवाया हुआ है तो उसका डोनेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जैसे कुछ लोग डोनेट नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए सेट प्रोटोकॉल होता है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चनियर भी होता है कि ये आपको प्रॉब्लम है तो आप डोनेट नहीं कर पाएंगे, या आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, जैसे पहले भी बताया गया, पैनलिस्ट ने पहले बताया, या कुछ कभी आपको कोई ब्लड से रिलेटेड कैंसर कभी रहा है, हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी कभी रही है, तो वो परमानेंटली कभी डोनेट नहीं कर सकता है। सॉलिड कैंसर है किसी को, एक्टिव फॉर्म में, तो वो नहीं कर सकता है। ठीक होने के बाद में वो कर सकता है। किसी को सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो डोनेट नहीं कर सकता है। किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है वो डोनेट नहीं कर सकता है। तो कुछ इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, सेट प्रोटोकॉल होता है, वही पेशेंट डोनेट कर पाते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, क्राइटेरिया में आते हैं। तो पूरा सेफ्टी और इन सब चीज़ों का पूरा ध्यान रखा जाता है। कौन पेशेंट डोनेट कर सकता है, कौन डोनर डोनेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, तो वो क्वेश्चनर के बेसिस पर ही डिसाइड करते हैं, और जो एलिजिबल डोनर होता है उसी से ब्लड डोनेशन लिया जाता है। एब्सोल्युटली।
और देखिए ये आज के शो का हमारा मकसद यही था कि छोटी छोटी बातें जो हैं आपके दिमाग में आएँ। और अभी भी भारत जैसे देश जो कि ग्रोइंग इकॉनमी है, जो मिडिल इनकम इकॉनमी में तो अब हम आ ही गए हैं, अभी भी जो लोअर मिडिल इनकम है, मिडिल इनकम वाले जो देश हैं वहाँ पर अभी भी ब्लड डोनेशन का रेट थोड़ा कम है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो डोनेशंस हो रहे हैं ग्लोबली वो हाई इनकम कंट्रीज़ में हो रहे हैं, लगभग 40% अगर आप देखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं वो सिर्फ 16% हैं पूरी दुनिया का पॉपुलेशन का। तो इसलिए बहुत छोटा जो तबका है वो ब्लड डोनेट कर रहा है। अभी भी लोअर मिडिल और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ से डोनेशन की रफ्तार बढ़नी चाहिए और उसमें भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हमारी आप सबसे यही दरख्वास्त कि जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, डॉक्टरी सलाह के बाद आप ब्लड डोनेट ज़रूर करें और मिथों में ना आए। और कभी अगर लगे कि कोई मिथ है तो ज़रूर सलाह ज़रूर लें अपने डॉक्टर की। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर विष्णु शर्मा, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर संगीता पाठक, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर गौतम बंसाली, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।